अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसमें अदालत भी किसी से पीछे नहीं रही। यहाँ इफ्तिखार चौधरी, गुलजार अहमद, साकिब निसार जैसे चीफ जस्टिस जब गुजरे, और भी कई हैं कि जिन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है और उन्होंने इस मुल्क के इदारों को कमज़ोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत अफसोसनाक है और सिर्फ़ सियासी जमातें नहीं, सिर्फ मीडिया में नहीं, बल्कि अदालत में बैठे हुए मौजूद जजेस जो हैं वो भी अपने ख़दशात का इजहार कर रहे हैं और ना सिर्फ ख़दशात का इजहार कर रहे हैं बल्कि अदालती फ़ैसलों के ज़रिए उन इख्तलाफात को खुलकर सामने ला रहे हैं। और ये किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी जमहूरियत के लिए कोई अच्छी साइन नहीं है। हम ये समझते हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपनी ज़िद से हटना चाहिए। जब तमाम तबकात ये मुतालबा कर रहे हैं कि एक बहुत सेंसिटिव आइनी इशू अगर अदालत के सामने है तो उसको किसी मुतनाज़ा मखसूस बेंच के सामने ना लगाया जाए और तमाम जजेस पर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और वो फ़ैसला करे कि पाकिस्तान में जो इस वक्त क्राइसिस हैं, जो आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश इमरान खान कर रहा है, ये तमाम जजेस उस पर अपनी जो कलेक्टिव विजडम है उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई एक फ़ैसला करें। जो रवैये सामने आ रहे हैं और जो कल एक बात कही, बड़े अफसोसनाक बात थी, मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि चीफ जस्टिस साहब ये कहेंगे कि उन्होंने कहा कि मैंने एक जज को जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल हुआ है उनको इसलिए बिठाया कि वो किसी को मैसेज देना चाहते थे। मैं ये समझता हूँ कि जजेस का ये काम बिल्कुल नहीं है कि वो बेंचेस बनाते हुए किसी की मैसेजिंग करें, बेंचेस बनाते हुए किसी को कोई इशारे करें। उनका काम है कि वो इंसाफ फराम करें, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करें। अगर किसी जज के ऊपर कोई इल्ज़ामात हैं तो ये अल्लाह करे वो गलत हों, लेकिन ये मुनासिब बात होगी कि उसको किसी बेंच में ना बिठाया जाए और गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाए। मुझे हैरत हुई कि कल ही चीफ जस्टिस साहब ये फरमा रहे थे कि उन्हें बड़ी तकलीफ़ और दुख होता है कि वो जब सुनते हैं उनके जजेस के ख़िलाफ़ कैसी चीज़ें आती हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके ख़िलाफ़ पीटीआई की हुकूमत ने बदनीयती पर मबनी एक रेफरेंस भेजा और वो ये चाहते थे कि उनको पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनने से वो रोकें। और वो साजिश सबको पता है। इमरान खान ने कहा कि ये रेफरेंस गलत भेजा, सदर पाकिस्तान कहता है कि रेफरेंस गलत भेजा, उस वक्त की काबीना के मिनिस्टर्स कहते हैं कि ये रेफरेंस गलत भेजा। अब अगर एक चीज़ तय हो गई है कि वो रेफरेंस गलत था, लेकिन उस गलत रेफरेंस के वक्त में चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स से जो उनका फ़ैसला था वो कुछ और था। शायद उस वक्त उनके जज्बात वो नहीं थे जो कल उनके जज्बात थे। जिस तरह कल उनको दुख हो रहा था, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, काजी फ़ाइज़ ईसा के वक्त में लगता है कि ना उनको दुख हुआ ना उनकी आंखों में आंसू आए। ये इस किस्म तरह से चीज़ें नहीं चलती हैं। देखें, अक्सर तो हमने ये कहा है और मैं हम भी तनकीद करता हूँ कि अदालतें मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ फ़ैसले करती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आपको किसी एक इशू पर एक और कुछ मिलेगा, उसी इशू पर मुख्तलिफ़ वक्त में कुछ और फ़ैसला मिलेगा। ये तो होता रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ही जज साहब, उनका फ़ैसला एक ही सिमिलर केस में पहले कुछ था, अब कुछ मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे जब ये जो लाइफ टाइम बैन लगाने की बात हुई या डिस्क्वालीफाई करने की बात हुई किसी सियासतदान को, उस पर चीफ जस्टिस बंदियाल साहब का मौक़िफ़ कुछ पहले और था, लेकिन वही मौक़िफ़ उनका तब्दील हो गया जब फैसल वावड़ा का केस आया। तो एक ही जज का मौक़िफ़ बदल जाना एक अजीब सी बात है। इसी तरह चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ काजी फ़ाइज़ ईसा के मुतल्लिक़ कुछ और था, लेकिन उसी चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ जो है वो जब ये नकवी साहब आ गए तो कुछ और हो गया। इस किस्म के तज़ादात अगर सामने आना शुरू हो जाएं तो इससे जो कौम का एतमाद होता है जुडिशरी के ऊपर वो मजरू होता है। आप हालात और वक्त के मुताबिक अगर अपनी राय को तब्दील करें, अपने फ़ैसलों को तब्दील करें, तो ये किसी भी सूरत में ना सुप्रीम कोर्ट के लिए अच्छा है और ना मुल्क के लिए और ना जमहूरियत के लिए अच्छा है। मेरा ये ख़्याल है कि बिला झिझक इस वक्त तमाम सियासी जमातों का ये मुतालबा है, तमाम वकला तंजीमों का ये मुतालबा है
तमाम फरीकों का जो उस मुकदमे में फ़रीक है उनका ये मुतालबा है कि आप फुल कोर्ट तश्कील दें और फिर आप ये केस सुनें। ये अजीब बात है कि 9 जजेस से ये जो बेंच था वो शुरू हुआ, सुकड़ता 3 जजेस पे आ गया है, और इन 3 जजेस में भी एक जज वो है जिसने ख़ुद अपने आप को इस बेंच से पहले अलग किया हुआ है और उसने कहा था कि मैं ये केस नहीं सुन सकता, मुझे नहीं सुनना चाहिए, और आज उस जज को आप बिठा के ये केस सुन रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नामुनासिब बात है। इससे अदलिया मज़ीद मुतनाज़ा होगी, अदालती फ़ैसला जो भी आएगा वो मज़ीद मुतनाज़ा होगा, और जो उसकी तौक़ीर है लोगों की नज़र में उसको नुकसान पहुँचेगा। जनवरी में इलेक्शन हुए कराची में, लेकिन अप्रैल चल रहा है, कराची का मेयर अभी तक नहीं आ सका है। तो ये दूसरी बात ये कि वो इलेक्शन कमीशन जो अभी तक 10 से ज़्यादा यूनियन कमेटी ने नताइज नहीं दे सकी है, वही गैर यूनियन कमेटी अभी वो कराने जा रही है इलेक्शन, उसमें अब क्या करें? देखें, ये बड़ा एक आपका अच्छा सवाल है, और मैंने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले दिनों भी की थी, और मैं दोबारा उस सवाल को दोहराता हूँ कि मुझे इलेक्शन कमीशन को एक सबब बता दे, एक वजह बता दे कि जी ये वजह थी जिसकी बिना पर ये 11 यूसीज़ का इलेक्शन हमने जनवरी में नहीं मार्च में इसको शुरू किया है। देखिए, हमारा तो कहना ये है कि इन 11 यूसीज़ का इलेक्शन मेयर के इलेक्शन के बाद होना चाहिए, उसूली तौर पे, अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे। लेकिन चलें, इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि नहीं, मेयर के इलेक्शन से पहले ये 11 यूसीज़ का इलेक्शन होना चाहिए। अगर उनका ये ख्याल था तो 15 जनवरी को कराची शहर में बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, 17 को, 18 को, 19 को, 20 को ये 11 यूसीज़ का शेड्यूल आ सकता था, और फरवरी के महीने में ये 11 यूसीज़ पर इलेक्शन हो सकता था। कोई एक वजह बता दें कि ये जनवरी में शेड्यूल क्यों नहीं आया, और ये 2 महीने के बाद उन्होंने शेड्यूल क्यों जारी किया है। ये जो ताख़ीर हुई है, उस ताख़ीर का सबब क्या है और उसकी वजह क्या है, कोई वजह आपको नहीं मिलेगी। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन इसका जवाब दे। दूसरी बात कि ये रिवायत बहुत गलत है कि अगर कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो उन खाली रह जाने वाली सीटों की वजह से अगर आप मेयर का इलेक्शन रोकेंगे, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन रोकेंगे, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन रोकेंगे, स्पीकर कौमी असम्बली या नेशनल असम्बली का इलेक्शन रोकेंगे, तो इस मुल्क में आगे चलकर आइनी बहरान पैदा होने के खदशात हैं। अगर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सीटें कोई 4-5 खाली रह गई और आपने इलेक्शन करा दिए, और जो जमातें जीत कर आती हैं उनमें जो फ़र्क है सीटों का, वो 1 या 2 सीटों का अगर फ़र्क हुआ, तो वो जमात मुतालबा करेगी कि पहले ये जो रह जाने वाली सीटें थी उस पर इलेक्शन कराओ, उसके बाद आप जो है वो चीफ़ मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन करो। तो इस तरह प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन कई महीनों तक लटका रहेगा, वो नहीं होगा। बहरहाल इलेक्शन कमीशन की ये दानिश है, वो ये समझते हैं कि उन्होंने ठीक किया, लेकिन मैं समझता हूँ ये गलत है। जो 10 सीटों की बात करें, मेरा ख्याल है 10 सीटें नहीं रुकी, अब कम है, लेकिन वो उनको कम जो सीटें रही कर देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास कानून के मुताबिक मैक्सिमम 60 दिन होते हैं किसी भी केस को अपने पास रोकने के। गलत तरीके से रोके उन्होंने, लेकिन बहरहाल 60 दिन मैक्सिमम होते हैं, और वो 60 दिन का जो अरसा है वो 15 मार्च को ख़त्म हो गया है, और उसके बाद उन्होंने खैर बाकी फ़ैसले कर दिए हैं। कोई 2-4 शायद यूसीज़ रहती हैं, उनका भी फ़ैसला करें, उसको नोटिफाई करें, इसलिए कि ये जो कुछ अब डिले हो रहा है ये गैर कानूनी डिले हो रहा है, और उसकी वजह से तशवीश पैदा हो रही है उस इलाके में जो लोग मुंतखब होकर आएँ उनके दरमियान और उनके वोटर्स के दरमियान, और ये मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं है। एक सेकंड देखें, पहली बात यह है कि जो दोस्त यहाँ मौजूद हैं उनकी तादाद तो कोई 22-23 है, लेकिन ये लोग सिर्फ ये नहीं है जो शामिल हुए हैं, इनके साथ शमूलियत करने वालों की तादाद कई गुना ज़्यादा है। लेकिन चूँकि हम यहाँ वो मजमा लग जाता है, फिर आपको तकलीफ़ होती है, हमने कोशिश की कि लोगों को कम बुलाएं। तो जो उनके लीडर्स हैं मुख्तलिफ़ बरादरियों के, हमने सिर्फ उनको यहाँ बुलाया है, तादाद इससे कई ज़्यादा है। दूसरा जो सवाल आपने पूछा वो बड़ा अच्छा है कि जब ये 15 जनवरी को इलेक्शन हुए तो जमात इस्लामी ने कुछ यूसीज़ के नताइज पर एतराज़ उठाया और इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त भेजी कि जनाब इन यूसीज़ में जो कंसोलिडेशन है उसको रोका जाए और उससे पहले इसकी रिकाउंटिंग कराई जाए। और वो दरख्वास्त भी हारने वाले उम्मीदवारों ने नहीं की, जमात इस्लामी के किसी एक ओहदेदार ने की, जो खैर गलत थी कानून के मुताबिक, लेकिन बहरहाल की।
और हमने पहली पेशी पर हमारे वकील ने ये कहा कि जो दरख्वास्त जमात इस्लामी ने की है, जो इनकी प्रेयर है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी रिकाउंटिंग करा दें, वो प्रेयर आप अलाउ कर दीजिए, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। पहली पेशी पर भी हमारे वकील ने ये कंसीड किया, इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना। दूसरी पेशी पर दोबारा ये कहा कि जनाब ये मुख्तलिफ आप पेशियाँ देते जा रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप जो ये कह रहे हैं वो करा दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने फिर वो नहीं माना, लेकिन उसके ऊपर एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने पूरा उसको स्क्रूटनाइज़ किया और करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट के आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला किया कि ये जो 6 यूसीज़ हैं जिनकी कंसोलिडेशन भी नहीं हुई रिज़ल्ट की, उसको उन्होंने रोक दिया था कि उसकी रिकाउंटिंग करा के इसका ऐलान कर दिया जाए। जो जमात इस्लामी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई, वहाँ पर वो ऑर्डर मेरे पास पड़ा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज इनको कह रहा था कि जनाब मेरे पास आप क्यों आए, ये तो कराची का केस है, आप जाएं कराची में जाएं, सिंध हाई कोर्ट में जाएं। तो वहाँ इन्होंने बहुत रोना धोना डाला कि जनाब वो रिकाउंटिंग हो जाएगी तो इसका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेहरबानी करें उसको रोक दें। तो उन्होंने रोका, लेकिन जिस दिन उन्होंने रोका शाम को ऑर्डर इशू हुआ। उस दिन उस ऑर्डर के इशू होने से पहले उन 6 में से 5 यूसीज़ की रिकाउंटिंग हो चुकी, सिर्फ एक रह गई है, क्योंकि उसकी रिकाउंटिंग अगले दिन रखी हुई थी तो वो नहीं हुई। अदालत के फैसले की रोशनी में वो रोक दी गई, लेकिन गालिबन 4 या 5 तारीख है, मुझे यकीन है कि वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टे वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी भी रिकाउंटिंग हो जाएगी। 5 यूसीज़ जहाँ पे रिकाउंटिंग हुई है, पीपल्स पार्टी पहले नतीजे के मुताबिक पहले भी हम जीते थे, रिकाउंटिंग के नतीजे में हम जीत गए, तो वो फैसला बिल्कुल क्लियर है, वो हो गया है। लेकिन जमात इस्लामी जो कह रही थी रिकाउंटिंग कराओ, अब जाके कह रहे रिकाउंटिंग रुकवाओ। इसके बाद हाँ देखें, एक तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ कल, बेगुनाह गरीब लोगों की जानें इसमें गई। लेकिन जो दूसरा आपने हिस्सा जोड़ा है इसका कि ज़िम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन या हुकूमत, बराह रास्त तो नहीं है, लेकिन बहरहाल आप कह सकते हैं कि हुकूमत को ज़िम्मेदार होना चाहिए, हम मान लेते हैं। लेकिन जो ये वाक़या हुआ उसमें कोई प्राइवेट आदमी, कोई फैक्ट्री ओनर, उन्होंने कोई ज़कात देनी थी अपनी, और उस ज़कात को देने का जो तरीक़ेकार उन्होंने अपनाया वो इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और नामुनासिब था। उन्होंने कैश पैसे तकसीम करने का ऐलान किया और वहाँ पर लोगों को बुलाया। वो बहुत छोटी सी जगह थी, उस छोटी सी जगह में कई सौ लोग जो है वो ख़ास तौर पे औरतें और बच्चे थे, 600-700 लोग वहाँ वो गए और उन्होंने पैसे तकसीम करे। वहाँ पर उस पैसे तकसीम करने के दौरान वहाँ भगदड़ मची और उस भगदड़ के नतीजे में ये कोई 25 के करीब अफराद जो थे वो ज़ख्मी हुए, जिसमें से कोई 12 जो है वो बेचारे जहाँ बहक हो गए, जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। ना उन्होंने इस जो इवेंट ये कर रहे थे, जो तकसीम कर रहे थे ज़कात की, ना उन्होंने पुलिस को बताया, ना उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, ना किसी और इदारे को बताया कि जनाब हम कोई 500-600-700 लोग इकट्ठे कर रहे हैं और हमारा ये नेकी का एक काम करने का इरादा है, लिहाजा यहाँ पर आके कोई इंतज़ामात में हमारी मदद करें। किसी तरह का कोई उन्होंने किसी को इत्तला नहीं दी। तो ये कुल्ली तौर पर ज़िम्मेदारी उन लोगों की थी जिन्होंने ये किया था, और उस पर मुकदमा भी हुआ है, उस पर गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, और उस पर ज़ाहिर है कि उन्हीं के ख़िलाफ़ कानूनी तौर पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन मैंने रात भी ये इल्तिजा की, दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ आपके तवस्सुत से कि जो मुखय्यर हज़रात गरीबों की इमदाद करना चाहते हैं रमज़ान के महीने में, अल्लाह को राज़ी करने के लिए ज़कात देना चाहते हैं, खैरात देना चाहते हैं, सदका देना चाहते हैं, बराए मेहरबानी वो इस तरीके से ना करें। ना तो उन गरीबों की इज़्ज़त का तमाशा बनाएं, ना उनकी जानों को रिस्क में डालें। हुकूमत से रब्ता करें, इदारों से रब्ता करें। कोई बेहतर तरीका भी हो सकता है इस इमदाद को तकसीम करने का, जो बैठकर तय किया जा सकता है।